31 विधि का जलना और अच्युत की जलन। हाँ, अच्युत विधि की तरफ देखकर बोला। ये सुनकर विधि के पैर एक पल को अपनी जगह जम गई। वो उसे अपनी नई मेद बता रहा है। कितना जलील है ये आदमी, शर्म नाम की चीज नहीं है। पर फिर वो खुद ही सोचने लगी कि वो भी किस आदमी से उम्मीद कर रही है, जो जब से आया है बस उसे दर्द ही दिए जा रहा है। ऐसे में वो और सोच भी क्या सकती थी इस बारे में। वही विधि के चेहरे पर आने जाने वाले भावों को अच्युत बहुत अच्छे से समझ रहा। उसे शायद विधि को जलील करके काफी सुकून मिल रहा था। विधि चुपचाप खाना लगाने लगी और अच्युत और विवान दोनों ही उसकी तरफ देख रहे थे। वही सुहानी जलकर मरी जा रही थी। अचानक से अच्युत ने विधि का हाथ पकड़ लिया और हड़बड़ी में उसके हाथ से गर्म सब्जी गिर गई जो विधि के हाथ पर पड़ी। वो दर्द से सिहर गई और अच्युत की तरफ देखकर हाथ उठाने लगी। वो इसके पहले हाथ उठाती कि विवान उसका हाथ पकड़कर हल्के से फूंकने लगा। अरे ये तो जल गया, पूरा रेड हो गया। विधि का एक हाथ अच्युत ने पकड़ रखा था, जो कि टेबल से ढका हुआ था, वही उसका दूसरा हाथ विवान पकड़कर फूंक रहा था। विधि की अब काफी जल रहा था क्योंकि सब्जी काफी गर्म थी। उसकी आंखें भर आईं। विवान जल्दी से उसका हाथ पानी से भरे मग में डाल देता है। इससे विधि को थोड़ी राहत मिली। तभी उसे अपने दूसरे हाथ पर अच्युत की कसती मुट्ठी नजर आई। अब उसका दूसरा हाथ दर्द कर रहा था। वो कसमसा रही थी ताकि अच्युत उसका हाथ छोड़ दे, पर अच्युत तो गुस्से से उस पर अपनी पकड़ कस रहा था। विधि बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। विवान उसके चेहरे की देखकर फिर से उसके हाथ पर फूंकते हुए बोला, रिलैक्स, ठीक हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अब सुहानी से रहा नहीं गया। वो थोड़ा झल्लाते हुए बोली, विवान वो मेड है, उसे आदत है काम करने की और कोई जरूरत नहीं है उसके लिए इतना परेशान होने की, वो कर लेगी। फिर उसने अपना रुख विधि की तरफ किया और बोली, एंड यू ज्यादा नाजुक मत बनो समझी, और खाना लगाओ, जाओ। वो एक नजर अच्युत की तरफ देखती है, जो उसका हाथ बुरी तरह से मसल रहा था। वो एक जोर का झटका देती है जिससे अच्युत की पकड़ से छूट गई। पर उसका दूसरा हाथ भी अभी इंजर्ड था और उसे तकलीफ हो रही थी। पर अब वो किसी तरह से जल्दी से अच्युत को खाना सर्व करके वहां से हटना चाहती थी, क्योंकि अच्युत ने उसके काफी जलील कर लिया था। उस लड़की के सामने वो कांपते हाथों से खाना सर्व करके फिर विवान के प्लेट में खाना डालने लगी तो विवान बोला, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। उसकी बात सुन अच्युत, जो खाने की प्लेट पर अपने स्पून को घुमा रहा था, अचानक से रुक गया। विधि हल्का सा स्माइल करके बोली, थैंक्स, और वहां से चली गई। उसकी आंखें पूरी तरह से भर आई थी, जिसे अब वो किसी भी तरह से रोक नहीं पा रही थी। इधर अच्युत गुस्से से लाल पीला हुआ विवान को और विधि को देख रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रहा था कि विधि ने विवान को देखकर स्माइल की। विवान खुद के लिए प्लेट लगाकर फिर सुहानी के लिए भी प्लेट लगाकर बोला, खाना शुरू करे। अच्युत का तो अब पूरा मूड बिगड़ चुका था, जिसे सुहानी अच्छे से नोटिस कर पा रही थी। उसने अच्युत के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी अदा से बोला, ओह अच्युत, तुम इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, वो एक मेड ही तो है, चलो हम खाते हैं। पर अच्युत का अब खाने का कोई मन नहीं था। वो किसी तरह से एक दो बाइट लेकर उठ गया। उसके उठते ही सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है तो अच्युत उसका हाथ छुड़ाते हुए बोला, सुहानी मेरा हो गया, तुम लोग खा लो। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया। वही विवान कुछ सोचते हुए फिर से खाने पर ध्यान देने लगा। उसके जाते ही सुहानी फट पड़ी और उसकी प्लेट उसके आगे से खींचकर बोली, तुम क्या कर रहे हो। विवान उसकी तरफ देखकर बोला, दिखाई नहीं देता, खा रहा हूँ। क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हें मेरे खाने से। वो मुंह फुलाए हुए बोली, तुम्हारे सामने वो मेरा हाथ झटक कर चला गया और तुम्हें अपने खाने की पड़ी है, और उस लड़की को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न नहीं दिखा रहे थे तुम। विवान थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, बड़ी मासूम सी लगी वो लड़की, ऊपर से उस बेचारी का हाथ भी जल गया, इसलिए बस उसकी हेल्प कर रहा था। तुम अपने ये दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद करो। सुहानी चौंकते हुए बोली, हेल्प, और वो भी तुम। क्या। विवान मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला। विवान खाते खाते उसकी तरफ देखकर बोला, खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। मैंने सुना है खाने के बाद दिमाग ठीक काम करता है और उसके मुंह में एक निवाला डाल देता है। सुहानी मुंह बनाते हुए खाने लगी। वही विवान खाते खाते कुछ सोच रहा था, क्या ये तो खैर उसका शातिर दिमाग ही जानता होगा। इधर अच्युत रूम में आया तो विधि बेड के नीचे एक कोने में बैठी रोए जा रही थी। साथ ही साथ वो अपने हाथ को भी देख रही थी, जो शायद जलने की वजह से लाल हो गया था, और वो पास में दवाई रखकर भी लगा नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दूसरे हाथ में भी दर्द हो रहा था। वो लगातार रोते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। उसे इस दर्द से ज्यादा इस बात की तकलीफ हो रही थी, अच्युत ने उसे खुद की मेड बनाकर इंट्रोड्यूस करवाया था। वो अब क्या ही बोलती। अच्युत एक बार कमरे में चारों तरफ नजर घुमाकर विधि के करीब तेजी से गया और उसकी बाजू पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। विधि हड़बड़ाकर देखने लगी। वो गुस्से से भड़कते हुए बोला, क्या कर रही थी तुम। 32 मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता।
अच्युत एक बार कमरे में चारों तरफ नजर घुमाकर विधि के करीब तेजी से गया और उसकी बाजू पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। विधि हड़बड़ाकर देखने लगी। वो गुस्से से भड़कते हुए बोला, क्या कर रही थी तुम? उसकी आवाज सुनकर विधि हल्का सा नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। उसे इस इंसान की दिमागी हालत पर शक सा होने लगा था, पर फिर भी वो खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रही थी मैं आप ही बताए। उसकी बात सुनकर अच्युत गुस्से से अपने दांत पीसकर उस पर अपनी पकड़ और कस देता है और उसके थोड़ा करीब झुकते हुए बोला, तुम अपना ये एटीट्यूड कहीं छोड़ क्यों नहीं देती, क्योंकि मेरे सामने तो तुम्हारी एक भी चलने से रही, और अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाना बंद करो समझी। वो गुस्से से उसके चेहरे को देखते हुए बोला। विधि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या क्या बोला आपने? यही कि अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाना बंद करो, इसका असर न तो मुझ पर होगा न ही विवान पर। उसने आखिरी बात थोड़े धीमे से कहा था, पर विधि ने वो बात बहुत अच्छे से सुन ली थी। वो उसके सीने पर हाथ रखकर जोर से धक्का देती हुई बोली, आप जैसे घटिया इंसान की सोच मैं नहीं बदल सकती। आपको जो सोचना है सोचे, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कोई सफाई देने की जरूरत है। जिसका खुद का कैरेक्टर इतना घटिया है, वो किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है। विधि तड़पते हुए बोली। अच्युत तिलमिलाकर उसका चेहरा अपने हाथों में जकड़कर बोला, क्या क्या कहा तुमने? मेरा कैरेक्टर गिरा हुआ है, हाउ डेयर यू। विधि का चेहरा उसने काफी जोर से पकड़ रखा था, इस वजह से उसके चेहरे पर पाउट बन गया था, पर फिर भी वो मुश्किल से ही बोली, इसमें हिम्मत की क्या जरूरत है? आप तो हैं ही गिरे हुए कैरेक्टर के, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए। वो नफरत से बोल रही थी। अच्युत एक बार जोर से चीखा, इनफ विधि। विधि उसके इस तरह से चिल्लाने से थोड़ी घबरा गई, पर वो फिर भी उसकी आंखों में देखती रही। अब उसने काफी हद तक अच्युत के डर से खुद पर काबू कर लिया था। वो उसकी तरफ ही देखते हुए बोली, बात जब खुद के ऊपर आई तो इंसान समझता है। आप इतनी देर से मेरे ऊपर उंगली उठा रहे थे और मुझे कैरेक्टर लेस बता रहे थे, और खुद के गिरेबान में कभी झांका? एक लड़की को उसकी शादी की रात उठाकर उसके साथ अपनी रातें रंगीन करने वाला यकीनन कोई अच्छा इंसान तो नहीं कहा जा सकता, उसे तो भूखा भेड़िया ही कह सकते हैं, जिसे सिर्फ किसी लड़की की आबरू को नोचना आता हो। और क्यों फर्क पड़ रहा है आपको? अगर मैं विवान पर डोरे डाल रही हूँ, उस पर अपनी खूबसूरती के जादू चला रही हूँ, तो आपने ही तो बोला था कि मैं एक मिस्ट्री हूँ, न कि किसी की पत्नी। तो मेरा जिस पर दिल करेगा उस पे डोरे डालूंगी, आपका मन भर जाएगा, तब आप मुझे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। फिर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? फिर तो यही एक रास्ता छोड़ा है आपने मेरे लिए ना। आज आपको खुश कर रही हूँ, कल विवान को। आगे वो कुछ बोलती कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। विधि का मुंह एक साइड हो गया। उसने बगल में रखा टेबल को जोर से पकड़ा, वरना वो बिल्कुल नीचे गिर जाती। उसकी आंखों के आगे कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। वो संभलती उसके पहले ही अच्युत ने उसकी बाजू पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। वो उसके सीने से लगी थी और अब हल्की हल्की कप रही थी। अच्युत उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, समझी? तुम्हारी तरफ किसी ने नजर उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, जिंदा दफना दूंगा उसे, चाहे वो विवान ही क्यों न हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही जुनून था, जिसे देखकर विधि अंदर तक कब गई। उसे डर लग रहा था उसकी इस तरह की बातें से। वो थोड़ा पीछे खिसकने लगी तो वो उसके बालों की अपनी मुट्ठी में जकड़कर फिर से उसका चेहरा खुद के करीब करते हुए बोला, और अगर तुम किसी के करीब जाने की सोचोगी भी तो। वो अपनी गर्दन उठाकर जोर से हंस पड़ा। विधि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी अब हंस क्यों रहा था। तभी अच्युत ने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिर गई। अच्युत धीरे से झुकते हुए अपने घुटनों पर बैठकर विधि के बिल्कुल करीब जाकर बोला, तुमने बताया नहीं, मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता हूँ। तुम्हें दूसरे के बारे में सोचना पड़ रहा है। उफ, मैं भी न तुम्हें बीमार समझकर दूर क्या रहा, तुम तो मुझमें ही कमी देखने लगी। पर डोंट वरी, अभी कर देता हूँ ठीक। उसकी बात का मतलब समझकर विधि थोड़ा पीछे खिसक कर बोली, नो नो अच्युत डोंट। वो कुछ दिनों से उसके करीब नहीं आ रहा था, इसलिए वो थोड़ा इस तरफ से रिलैक्स हो गई थी, पर आज उसने अच्युत की भड़का दिया था। अच्युत ने उसे कमर से उठाया और बेड पर फेंक दिया। विधि जल्दी से उठ बैठी और बेड पर से उतरने लगी, पर तब तक अच्युत ने उसे पकड़ लिया था और उसे वापस बेड पर डाल देता है। वो विधि के दोनों हाथों को ऊपर करके अपने एक हाथ से उनको लॉक कर देता है और फिर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, एंजॉय, और उसके होठों को बुरी तरह से अपने होठों में भर लेता है। विधि उसके नीचे बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसके दोनों हाथ पहले ही इंजर्ड थे और अभी अच्युत ने बरासमी से उसे पकड़ रखा था, तो उसे और भी ज्यादा पेन हो रहा था। पर अच्युत तो अपने गुस्से में जैसे सब कुछ भूल चुका था। वो विधि की बॉडी पर धीरे धीरे बाइट मार्क्स देने लगा।
और उसके होठों को बुरी तरह काटकर जख्मी कर देता है। विधि शिवाय रोने के कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अच्युत धीरे धीरे करके उसके बॉडी का आखिरी कपड़ा तक उतार देता है और अब उसे खुद पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल लग रहा था कि तभी उसका फोन बजा। पहले तो वो उसे इग्नोर करता रहा, पर फिर बार बार रिंग होने लगा। वो झल्ला कर फोन अपने हाथ में लेता है, पर वो अभी भी विधि के ऊपर ही था और उसके दोनों हाथों को बुरी तरह से होल्ड किए हुए था। पर फोन की स्क्रीन देखकर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। वो उठकर बैठ गया और फोन रिसीव कर लेता है। विधि जल्दी से उठकर अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है। वही अच्युत अब बात करके अपने कपड़े पहनने लगा था। फिर वो थोड़ा सा झुककर बोला, रूम से बाहर मत निकलना, समझी? और फोन लेकर आगे बढ़ गया। जाते जाते उसने डोर भी लॉक कर दिया था। किसका था फोन? क्या विधि निकल पाएगी कभी अच्युत की कैद से? क्या होगा जानने के लिए बने रहे CH33 क्षमा की कसमसाहट। अच्युत अपने कपड़े पहनकर बाहर आ ही रहा था कि सामने से दो लोग आए। एक औरत थी जिसकी उम्र करीब 50 साल होगी और उसके साथ ही एक दुबले से आदमी थे जिन्होंने चश्मा लगा रखा था और उनके साथ ही एक लड़की थी जो गांव से आई लड़की लग रही थी। उसने 2 चोटी बना रखी थी, थोड़ी हेल्दी और चेहरे पर पूरा नूर बिखरा था। अच्युत बाहर आकर एक स्टूडेंट से बोला, इनके सामान को अंदर रखवा दो। वो औरत अच्युत की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे बेटा कितना दुबला हो गया है। अरे मैं तो जब से गई थी बस तुम्हारा ही ख्याल था। अरे बेटा गांव में एक पल भी मेरा मन न लगा। अच्युत उनकी तरफ ठंडी नजरों से देखता रहा पर बोला कुछ नहीं। उस औरत का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। फिर वो उस लड़की की तरफ इशारा करके बोली, ये मेरे भाई की बेटी बावरी है। आते वक्त ये उदास हो गई थी तो मिल लेती आए। बावरी उनकी तरफ देखकर बोली, लेकिन बुआ जी वो तो आपने ही बोला था कि मैं आपके साथ चलूं। आपको? वो आगे कुछ बोलती कि सुधा उसे टोक कर बोली, चुप हो जा बौड़म, जब देखो 2 गज लंबी जुबान चलाती रहती हो। बावरी चुप होकर उनकी तरफ देखने लगी तो वो औरत जल्दी से बोली, जाके पैर पकड़ ले, इस घर का करता धरता सब यही है। इसने अगर चाहा तो तेरी भी नया पार लग जाएंगी। वो लड़की दौड़कर अच्युत के पैर छूने लगी पर अच्युत पीछे खिसक गया और उसे रोकते हुए बोला, बस बस। वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देखने लगी। वो आदमी जो काफी देर से खड़े थे वो अच्युत के चाचा थे, उसके पिता के बड़े भाई श्रीधर सोमानी, और सुधा उनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी शारदा एक रोड एक्सीडेंट में शादी के कुछ महीने बाद ही चल बसी थी और फिर उस वक्त अच्युत बहुत छोटा था और उसे संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। अच्युत के माता पिता के जाने के बाद उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली थी और ऐसे में उन्हें सुधा से शादी करनी पड़ी थी। सुधा एक देहाती महिला थी पर बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। उसने हमेशा से सिर्फ अच्युत के जायदाद पर नजर गड़ा रखी थी। उसकी दिली इच्छा थी कि अच्युत अपनी सारी जायदाद विवान के नाम कर दे, पर श्रीधर जी हमेशा से अपने भाई से किए वादे को निभाते रहे। उन्होंने कभी अच्युत की एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने तो ये तक वादा किया था कि उनका अपना कोई बच्चा नहीं होगा, अच्युत ही अकेला वारिस रहेगा इस खानदान का। पर सुधा की कुटिल चालों की वजह से विवान पैदा हुआ था और वो हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा थे। वो कभी अपनी पहली पत्नी को भूल नहीं पाए थे और उन्होंने सुधा से शादी भी इसी शर्त पर की थी कि वो सिर्फ अच्युत की मां बनकर रहेगी, कभी शारदा की जगह लेने की कोशिश नहीं करेगी। पर सुधा ने उन्हें नशे की दवाई खिलाकर धोखे से उन्हें अपने करीब कर लिया था और विवान पैदा हो गया था। अच्युत उनकी तरफ देखकर उनके पैर छू लेता है। एक यही इंसान थे जिनके सामने वो झुकता था और शांत रहता था और श्रीधर जी उसकी सभी करतूतों के बारे में जानते थे पर उन्होंने कभी उसे रोका नहीं था। इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी, वो आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। फिलहाल श्रीधर जी ने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, कैसे हो? अच्युत ने 2 टूक जवाब दिया, ठीक हूं, और आगे बढ़ गया। तब तक विवान और सुहानी भी आ चुके थे और सुधा उन दोनों को गले लगाकर प्यार लूटा रही थी और बावरी सामान उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगी। अच्युत अब बाहर निकल चुका था। उसे सर दर्द होने लगता था इनके ड्रामे देखकर। जब सुधा होती तो उसका घर में रुकना बहुत ही मुश्किल होता था। सुधा विवान के पास बैठकर अपनी खिचड़ी पका रही थी। वो सुहानी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, क्या हुआ? अच्युत पर कुछ जादू चला या नहीं? कुछ कर भी पाई या सारा प्लान धरा ही रह गया? सुहानी धीरे से बोली, अरे कहा आंटी, कुछ भी नहीं हुआ। वो अच्युत मेरे करीब आना तो दूर मेरी तरफ देखता तक नहीं है और तो और ये विवान भी मेरी कोई मदद नहीं करता है, बस कहता है सब्र करो। पर कब तक सब्र करूं? दिल करता है जल्दी से जल्दी उसे अपना बना लूं और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं। सुधा उसे शांत करते हुए बोली, अब तू चिंता मत कर, अब जब मैं आ गई हूं तो सब ठीक हो जाएगा। वो अच्युत तुझे प्यार भी करेगा और तुमसे शादी भी करेगा और हम जो चाहते हैं वो भी होगा, बस तुम धीरे धीरे मेरा कमाल देखते जाओ। दूसरी तरफ शमा जब से वो मैसेज देखी थी तब से परेशान थी कि वो क्या करे। विधि ने जो लोकेशन भेजा था और अपना पता बताया था
क्या वो वहां पर जाए, पर वो कभी शहर से बाहर गई नहीं थी, वो भी अकेले, और अगर वो अकेले जाए तो भी सेफ नहीं है। किसी को बताए तो उसमें विधि को खतरा हो सकता था, क्योंकि हो ना हो कोई तो था इन सब के पीछे, क्या पता ये भी उसका एक जाल हो जो वो फैला रहा हो। उसका कई बार मन हुआ कि वो दोबारा कॉल करे, पर विधि ने बोला था कि वो दोबारा उस नंबर पर कॉल करे या न करे। उसे इस मामले में काफी बेचैनी सी हो रही थी। उसे विधि की फिक्र भी थी और कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आखिर में उसे एक नाम ध्यान में आया। वो कुछ सोचकर बोली, हाँ मुझे उन्हीं से मदद लेनी चाहिए, वो जरूर मदद करेंगे। ये सोचकर वो बाहर निकल गई। विधि के बिना कॉलेज जाना कितना बुरा लगता था, मन ही नहीं करता था कि वो कॉलेज जाए। वो हमेशा विधि से कहती थी कि पहले उसकी शादी हो जाएगी और वो चली जाएंगी, और विधि अकेले कॉलेज आएगी और उसे फिर मन नहीं लगेगा कॉलेज में। पर किस्मत में क्या लिखा था, कब कौन कहाँ कैसे पहुंच जाता है, ये तो बस ऊपर वाला ही जानता था। आज वो अकेले कॉलेज जाती है। विधि अब यहाँ नहीं थी। कई बार उसका मन उचाट हो जाता था कि वो कॉलेज ना आए जाए, पर घर की हालत देखकर उससे रहा नहीं जाता। अम्मी किसी तरह से पैसे जोड़कर कॉलेज की फीस भर रही थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनकी बिटिया पढ़ लिख जाए और जमाने के साथ चले। अब वो अम्मी का दिल भी तो नहीं तोड़ सकती थी। इधर बविधि के नाम से आया मैसेज ने भी उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। 34 सकू मिला। शमा अपने ख्यालों में गुम थी, और ऐसे में उसे बस एक ही इंसान नजर आ रहा था जो उसकी हेल्प कर सकता था। वो था फिरोज। पर परेशानी ये थी कि न तो उसके पास फिरोज का नंबर था और न ही उसे पता था कि वो रहता कहाँ है। इन्हीं सब ख्यालों में वो घर की तरफ जा रही थी कि अचानक उसे विधि का भाई सौरभ दिख गया। शमा थोड़ा जल्दी से चलती हुई सौरभ के पास गई और बोली, अरे सौरभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त। सौरभ कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पहले तो वो बुरी तरह से सिकपकाया, फिर वो खुद को ठीक करने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं शमा दीदी, वो मेरी कोचिंग की क्लास है तो वही जा रहा था। इतना बोलकर वो अपनी साइकिल आगे की तरफ बढ़ा देता है। शमा उससे कुछ देर बात करना चाह रही थी ताकि उसे कुछ पता चले, क्या पता विधि ने घर पर भी कोई मैसेज छोड़ा हो और उन लोगों ने कुछ कोशिश की हो, पर वो सामने से पूछकर उनकी झूठी उम्मीद नहीं बढ़ाना चाहती थी। पर सौरभ तो जल्दी में निकल गया तो शमा भी कुछ राशन का सामान लेकर घर की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ विधि आज पूरा दिन कमरे में थी। एक तो अच्युत की वो हरकत, ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब थी। भूख के मारे उसकी जान निकल रही थी। बेड पर बेचैनी से बैठी थी। उसने अपना पेट पकड़कर रखा था और मारे भूख की उसकी हालत खराब थी। वो सोच रही थी काश कोई अभी उसको आकर खाना दे दे। उसका इतना सोचना कि रूम का दरवाजा खुला और अच्युत अपने हाथ में खाने की थाल लेकर अंदर आ गया। वो अंदर आकर विधि के पास खाना रखते हुए बोला, खा लो। विधि सोच रही थी कि भगवान भेजना भी था तो ये किसको भेजा, किसी दूसरे को भेजते, भूख भी लगी है पर इसके हाथ का लाया खाना, वो सोच रही थी। तो अच्युत उसकी तरफ घूरते हुए बोला, अब ये खुद से तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं तो। वो आगे कुछ बोलता कि विधि झट से उसके हाथ से खाना लेकर खाने लगी। भूख तो उसे वैसे भी काफी लगी थी, ऊपर से खाने की खुशबू उसकी भूख को और भड़का रही थी। विधि जल्दी जल्दी खाने लगी। वही अच्युत एक टक से उसे खाते देख रहा था। आजकल वो कुछ तो अजीब भी बिहेव कर रहा था। उसका दिल अक्सर कहता कि उसे विधि के पास ही रहना चाहिए, पर वो अपने दिल को दबाकर अपने दिमाग की जायदा सुनता था। विधि के होठों के पास खाना चिपका हुआ था और वो सारा खाना लगभग खा चुकी थी। अच्युत की नजर उसके होठों पर टिकी थी और विधि अब खाकर बस आराम से सोना चाह रही थी। पर अच्युत के लगातार घूरने से वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। वो अच्युत की नजरों का पीछा करते हुए देख रही थी। अच्युत थोड़ा सा उसकी तरफ झुका तो विधि उससे दूर जाने के लिए झुकी, और इस चक्कर में वो पूरी तरह से बेड पर लेट गई। अच्युत भी उसके ऊपर मुड़ गया। विधि उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ तो अलग था आज उसकी आंखों में, कोई जानी पहचानी सी बात। पर क्या? अच्युत ने विधि के दोनों कंधों के आसपास देखा और निकलने की कोशिश की, पर अच्युत ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वो हल्का सा उसके होठों पर झुका, पर होठों के किनारे लगा जूठा वो अपने मुंह में लेकर अलग हो गया। विधि को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसने पहले जो रोमांस अधूरा छोड़ा था अब पूरा करेगा, पर यहाँ तो वो बस एक हल्की सी किस करने के बाद अलग हो गया था। वो हैरानी से उसे देख रही थी। अच्युत ने कुछ नहीं बोला और अपने कपड़े उतार कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। विधि उसे वॉशरूम की तरफ बढ़ते देखकर एक चैन की सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करके जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ ली। उसने सोच लिया था कि अच्युत के बाहर आने से पहले किसी भी तरह से उसे सो जाना है, और वो उसकी कोशिश में लगी थी।
10-15 मिनट बाद अच्युत वॉशरूम से बाहर आया और अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछकर फिर अपने कपड़े पहनने लगा। इस बीच उसने एक नज़र भी विधि पर नहीं डाली और विधि दम साधे चुपचाप सोई थी। वो किसी भी कीमत पर अच्युत को शक नहीं होने देना चाहती थी कि वो उसकी वजह से सोने का नाटक कर रही है। अच्युत धीरे धीरे अपने काम कर रहा था। उसने अपने कपड़े पहने बालों को ठीक किया, फिर वो बेड की तरफ बढ़ गया। विधि कंबल ओढ़े सोए थी। वो उस पे एक नज़र डालकर फिर अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। आज उसे बहुत सारा काम करना था क्योंकि ऑफिस में वो आजकल अपने काम पूरे नहीं कर पा रहा था। कुछ नई मीटिंग्स और बिजनेस डील फिर और भी बहुत कुछ चल रहा था आजकल उसके जेहन में। विधि सोने का नाटक करते करते सच में सो गई थी। वो उसकी गहरी सांसें सुन पा रहा था। उसने फिर से खुद को काम में लगा दिया। जाने कितनी देर वो लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाता रहा। उसके बाद उसने उसे बंद किया और एक हल्की सी जम्हाई लेकर उसे साइड टेबल पर रखा और खुद को बेड पर गिरा लिया। उसके चेहरे से उसकी थकावट दिख रही थी। वो फिर विधि की तरफ करवट लेता है, जो अभी पूरी तरह से बेखबर सोई थी। वो एक तक उसके चेहरे को देखता रहा। उसके मासूम से चेहरे में वो कभी कभी खो जाता था। उसे कुछ भूला भटका पुराना याद आ जाता। जाने क्यों ये लड़की उसे अपना अतीत याद दिलाती थी। वो एक गहरी सांस लेकर उसकी कमर पर अपना हाथ लपेट देता है। वो नींद में थोड़ा कसमसाई तो अच्युत ने उसे अपने और करीब खींच लिया। वो थोड़ी देर हलचल करती रही, फिर वो सो गई। वो अच्युत के सीने से लगी थी और अच्युत एक बार झुककर उसे देखता हुआ फिर सो गया। एक सुकून था उसकी बाहों में। दूसरी तरह शारदा और संतोष जी अपने कमरे में थे। विधि के जाने के बाद ये घर इतना वीराना लगता था कि क्या ही कहे। शारदा आज काफी दिनों के बाद छत पर आई थी। संतोष जी को छत पर टहलता हुआ देख रही थी। उनके चेहरे पर चिंता थी। शारदा आकर पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। 35 मेरे पास फीलिंग्स नहीं है। शारदा को वहां देखकर कुछ देर के लिए संतोष जी चौंक गए। फिर वो उसके पास आकर बोले, आप सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी, वो उनकी तरफ देखकर बोली, फिर चुप होकर सामने देखने लगी। दोनों के बीच मानो कहने के लिए कुछ नहीं था। एक विधि थी तो उनकी जिंदगी चल रही थी जैसे कोई कमी ही ना हो जिंदगी में, पर उसके जाने के बाद तो अब बस हर जगह एक गहरा सूनापन फैला था। वो धीरे से बोली, आपको भी लगता है कि विधि अब इस दुनिया में नहीं है? वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे, फिर उन्हें संभालते हुए बोले, नहीं शारदा, विधि जहां भी होगी अच्छी होगी और मेरा दिल कहता है कि वो जल्द ही हमारे पास होगी। उनकी बात सुनकर शारदा कुछ देर तो उसकी तरफ देखने लगी, फिर बोली, आप भी मुझे झूठी उम्मीद देते हैं। हर कोई झूठी उम्मीद ही देता है, पर मन के किसी कोने में ये एहसास होता है कि वो जिंदा है, पर मुश्किल में है। हमें कुछ पता करना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। वो बड़ी उम्मीद से बोली। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हमें पता करना चाहिए तो हम जाकर कुछ पता लगाते हैं। कुछ लोग हैं हमारे जान पहचान के, तो हम उनकी भी मदद ले सकते हैं। पर अब आपको ज्यादा नहीं जागना चाहिए, चलिए सो जाए। और वो उनका हाथ पकड़कर नीचे की तरफ ले जाने लगे। विधि को अपनी बाहों में जकड़ा अच्युत बहुत ही गहरी नींद में सोया रहा। विधि की आंख थोड़ी जल्दी खुल गई। उसके सीने पर किसी का भारी सा हाथ रखा हुआ था। विधि उसकी तरफ देख रही थी। मैसी बालों में उसका गोरा चेहरा काफी अट्रैक्टिव लग रहा था और वो उसे कुछ यूं पकड़कर सोया था जैसे कि छोड़ते ही वो कहीं भाग जाएंगी। विधि कुछ पल उसकी तरफ देखती रही, फिर बोली, आपको न देखती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि दुनिया में इतने बुरे इंसान भी होते हैं। आपसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी। उसका इतना सोचना कि अच्युत ने फट से अपनी आंखें खोल दी। उसके इस रिएक्शन से थोड़ी हैरानी विधि की भी हुई। वो अभी कुछ समझ पाती कि उसके पहले ही वो उसे खींचकर अपने नीचे करते हुए बोला, क्या सोच रही थी? जान से मारने का इरादा तो नहीं है ना? विधि उसके इस बात पर चौकी पर बोली, कुछ नहीं। वो उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रफ करता हुआ बोला, इरादा हो भी तो पूरा नहीं कर पाओगी? मुझे हट कर पाना दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हट वो होता है जिसकी कोई फीलिंग होती है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। इतना बोलकर वो विधि के गर्दन पर किस कर लेता है। विधि कुछ सोचते हुए बोली, वक्त सब कुछ बदल देता है मिस्टर सोमानी, क्या पता आपके ये शब्द आपके ही ऊपर भारी पड़ जाए। अच्युत उसकी बात सुनकर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा और तुम दुआ करना कि ऐसा हो भी न, वरना सबसे ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ ही होगा। इतना बोलकर वो उसकी गर्दन पर एक तेज बाइट करके जल्दी से उठा। विधि सिस्त कर रह गई। भुना भुनाए हुए बोली, जानवर हैं ये। अच्युत उसकी तरफ घूर कर बोला, या यू आर राइट, और मुझसे इंसानी उम्मीद मत रखना, और सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। विधि बेड पर बैठी उसे देखती रही। कुछ देर के बाद वो शॉवल लेकर बाहर आया। विधि उससे वैसे ही घूर रही थी। उसने अपने बॉडी पर टॉवल लपेट रखा था, जिससे उसका ऊपरी हिस्सा खुला दिख रहा था। वो थोड़ा जल्दी में रेडी होते हुए बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता यही भिजवाता हूँ।
विधि ने उसकी तरफ देखा जो अभी अपने बालों को ऊपर की तरफ करके आईने में झांक रहा था। वो बोली, क्या मैं बाहर नहीं जा सकती? अच्युत के हाथ रुक गए। वो उसकी तरफ घूर कर बोला, नहीं, कुछ लोग आए हुए हैं, तुम्हारा उनके सामने जाना ठीक नहीं है। वो आगे कुछ बोलती उसके पहले ही रोकते हुए बोला, तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो, समझी? तुम भूले मत कि कौन हो। उसकी बात विधि को फिर से हट कर गई। हाँ, ये सच था कि वो उससे कोई उम्मीद नहीं रखती थी, पर फिर भी हर बार जलील करना जरूरी था। वो इंसान उसे हमेशा याद दिलाता रहता था कि वो कुछ भी नहीं, बस उसके लिए एक खिलौना है जिसे वो जब चाहे खेले, जब चाहे तोड़े या कैद करके रखे। उसकी आंखें भर आईं और वो चुपचाप वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अच्युत एक बार उसकी तरफ पलटा और फिर से अपने काम पर फोकस करने लगा। वो बाहर आकर नाश्ते की टेबल पर आया तो वहां पहले से ही सब लोग आए हुए थे। विवान, सुहानी और सुधा जी बावरी किचन में थी। वो कुछ काम कर रही थी। सुधा वहीं से उसे हिदायत देती जा रही थी। अच्युत के आते ही सुहानी बोली, गुड मॉर्निंग अच्युत, यहाँ आओ ना। वो अपने बगल वाली चेयर पर उसे बैठने का इशारा कर देती है, पर अच्युत उसके गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए विवान के दूसरी साइड वाली चेयर पर बैठ गया। अभी श्रीधर जी नहीं आए थे। सुहानी कुड़कर रह गई। सुधा जी अच्युत की फिर से पकाते हुए बोली, वो बेटा, मैं कह रही थी कि विवान भी अगर तुम्हारे साथ ही ऑफिस में रहे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी उसकी पढ़ाई तो हो ही गई है, तुम्हारे साथ रहेगा तो ऑफिस में तुम्हारी भी मदद करेगा। अच्युत एक नज़र विवान की तरफ देखकर फिर बोला, तुम क्या चाहते हो विवान, तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है? विवान उसकी तरफ देखकर बोला, मैं सोच रहा था कि आज से ही ज्वाइन कर लूं। वो बोला, फिर ठीक है, तुम बड़े पापा के साथ ही आ जाना, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, वो तुम्हें सब समझा देंगे। इतना बोलकर वो नीरू की तरफ कुछ इशारा करता है। नीरू उसके सामने ब्रेड और ऑमलेट लाकर रख देती है, साथ में जूस का एक ग्लास। आमतौर पर अच्युत नाश्ते में यही लेता था। ऑमलेट उसे कुछ ज्यादा ही पसंद था। सुहानी, जो कि नाश्ता करने से ज्यादा अच्युत पर ध्यान दिए बैठी थी, वो बोली, अच्युत, तुम्हारी वो मेड नहीं दिख रही है जो उस दिन थी। वो क्या नाम था उसका? वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली। अच्युत खाते खाते रुक गया। वो सुहानी की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोला, सुहानी, तुम अगर खुद के काम पर ध्यान दोगी तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इस घर की मेड कौन है, कहाँ है, समझी? सुहानी का मुंह फिर से बन गया। तब तक अच्युत खाकर उठ चुका था। वो नीरू से कुछ बोलकर चला गया। सुहानी अपने प्लेट में स्पून घुमाते हुए उसे घूरती रही। उसकी आज की सुबह बिल्कुल खराब हो गई थी। उसे इसकी वजह कहीं न कहीं विधि ही लग रही थी। उसका ध्यान सुधा की बातों से खुला। अरे खाएगी आज, चम्मच घुमाकर ही पेट भरना है तुम्हें। 36 एंटाइटियल। उनकी बातों से सुहानी का ध्यान टूटा और वो उठते हुए बोली, मेरा हो गया। सुधा पहले तो उसकी तरफ देखने लगी, फिर वो कुछ नहीं बोली और खाना खाने लगी। अचानक से उसे कुछ याद आया तो वो वहीं से चिल्लाई, अरे बाबरी, अचार देती जा, यहाँ टेबल पर तो अचार ही नहीं है। उसकी बात सुनकर बाबरी दौड़ी हुई अचार लेकर आ गई और उसके पास रखती हुई बोली, ये लीजिए बुआ जी। तभी वह श्रीधर जी आए और आकर बैठ गए। बाबरी ने उन्हें भी नाश्ता दिया। वो खाते हुए बोले, तुमने खाया बेटा? वो नमे सर हिला देती है। वो बोले, तुम भी आओ साथ बैठो। उसे वो अपनी बगल वाली चेयर पर बिठा देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सुधा की तरफ देखकर बोले, सुधा, अच्युत चला गया क्या? वो हाँ में सर हिलाकर बोली, आज विवान भी जाएगा ऑफिस, अच्युत ने बोला है आपके साथ जाने को। तो इतना बोलकर वो चुप हो गई। श्रीधर जी खाते हुए विवान की तरफ देखकर बोले, तुम भी ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हो? जी पापा, उसने बोला। उसकी बात सुनकर फिर श्रीधर जी कुछ नहीं बोले, सीधा खाकर उठ गए। सबका नाश्ता हो गया था। नीरू विधि के रूम में नाश्ता लेकर गई तो विधि नहा चुकी थी और अपने गीले बालों को टॉवल से सुखा रही थी। नीरू के आने पर पीछे पलटी और बोली, अरे नीरू, इतने टाइम बाद दिखी हो। वो नाश्ता लगाते हुए बोली, वो छुट्टी पर थी मैम, बड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। विधि थोड़ा परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ था उसे? अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। सर ने उसका इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करवाया न, इसीलिए। विधि का हाथ खाते खाते रुक गया। उसे कुछ देर के लिए यकीन नहीं हुआ कि अच्युत किसी के लिए अच्छा हो सकता है, पर फिर वो ज्यादा न बोलकर खाने लगी। वो फिर बोली, अच्छा नीरू, बाहर कौन आए हुए हैं? नीरू सामने टेबल पर रखा मग उठते हुए बोली, बड़े मालिक आए हैं और साथ में मालकिन भी। वो लोग गांव गए हुए थे न, तो अब वापस आ गए हैं। विधि सोचने लगी, अच्छा तो इसीलिए अच्युत मुझे बाहर जाने से रोक रहे थे। वो फिर बोली, वो कौन है? अच्युत के ताऊ जी हैं क्या? नीरू थोड़ा हिचकिचाते हुए, हाँ, वो तो उनके ताऊ जी हैं जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। बाकी सब पर सर चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, पर ताऊ जी के सामने कभी कुछ नहीं बोलते।
विधि ये सुनकर काफी शॉक हुई, फिर उसके दिमाग में कुछ आया, वो सोचने लगी, इसीलिए मुझे छुपा रहे हैं सबसे किसी तरह से। अगर मैं ताऊजी के सामने आ जाऊं और उन्हें अपनी सारी बात बताकर हेल्प मांगूं तो मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। एक उम्मीद उसके दिल में जग चुकी थी। वो जल्दी से खाना खत्म करके प्लेट सामने रख देती है और सोचने लगी कि कैसे वो सबके सामने आ जाए और अच्युत की उसके इस प्लान के बारे में कुछ पता भी न चले। दूसरी तरफ अच्युत अपने ऑफिस में बैठा अपना काम देख रहा था। वो कुछ फाइल्स को देखते हुए बोला, सुनो, इसे असिस्टेंट के पास भेज दो और उससे बोलो कि 2 दिन में ये सारा काम खत्म करके मुझे दे। इस तरह से ऑफिस के काम में लेट लतीफी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और जो भी फालतू से लोग इस ऑफिस में हैं उन सबको जल्दी से निकालो। मुझे काम के वक्त किसी भी तरह के गॉसिप बिल्कुल नहीं पसंद। उसका इशारा ऑफिस के कुछ फीमेल स्टाफ पर था जो कि उसके आने से पहले बातों में मग्न थी और अपने नई नई खरीदी चीजों पर बहस कर रही थी कि ये अच्छा ये बुरा। जिसे ऑफिस में आते ही उसने देखा था वो फिर से अपने काम में बिजी हो गया था। थोड़ी देर के बाद उसका एक खास आदमी आया जो कि अच्युत का बहुत ही खास था। उसने आते ही उसे ग्रीट किया और सामने की चेयर पर बैठते हुए बोला, सर आपने जो भी बोला था लगभग सारे काम हो गए हैं। उनके 2 फैक्ट्री में कुछ इलीगल काम का बहाना करवा कर बंद करवा दिया है और बाकी सारे काम भी ऑन द प्रोसेस हैं। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। वो प्रताप बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसे अभी तक सही से पता नहीं है कि ये सारे काम किसने करवाया है। उसके आदमी पूरी तरह से चौकन्नी है। बाकी अब आगे देखें। अच्युत उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत अच्छे रोहित, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। उस आदमी की उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। उसे अपने कदमों में न गिराया तो मेरा नाम भी अच्युत सोमानी नहीं, उसका पूरा खानदान मेरे कदमों में झुककर अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाएगा। इतना बोलकर वो कुछ रुका, फिर सिगरेट उठाकर पीने लगा। रोहित अच्युत की तरफ देखकर बोला, पर सर एक बुरी खबर है, वो नहीं मिली। उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उनकी शादी के बाद किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता है। हमें तो लग रहा है सर की जानबूझकर उन्हें हमसे छुपाया जा रहा है। हमें गुमराह कर रहे हैं सब, ताकि हम कभी उन तक पहुंच ही ना पाए। अच्युत ये सुनकर थोड़ा बेचैन सा हो गया, फिर बोला, चाहे जो भी हो जैसे भी हो उसका पता लगाना बहुत जरूरी है और उसे जल्द से जल्द मेरे पास आना होगा। उसके चेहरे पर एक सख्ती थी। वो फिर बोला, पर सर उनकी तो शादी हो चुकी है, ऐसे ने तो ठीक नहीं लगता है। मतलब उनकी भी फैमिली होगी। और उसकी बात सुनकर अच्युत भड़क गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, जितना कहा गया है उतना ही करो रोहित, तुम्हारे लिए और बाकियों के लिए भी बेहतर रहेगा। रोहित सर झुकाकर वहां से चला गया। अच्युत सिगरेट फिर से फूंकने लगा। ये लड़की मुझे भटका रही है, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं तो एक पल को भूल ही गया था उसको। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? कभी नहीं। कोई उससे मुझे दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं, विधि भी नहीं। और वो सिगरेट पैरों से मसल देता है। 37 विधि और अच्युत का कोल्ड वॉर। विधि अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है अच्युत के बड़े पापा। अब उसकी समस्या ये थी कि वो अच्युत के रूम से बाहर कैसे निकले, वो भी बिना अच्युत की नजरों में आए। इसी उधेड़बुन में सुबह से दोपहर हो गई थी और नीरू ने कमरे में ही उसका खाना भी पहुंचा दिया था। विधि खाना खाते हुए अपनी सोच में गुम थी। तभी नीरू बोली, मालकिन से छुपकर लाना पड़ा, वो हमेशा नजर रखे रहती है। ऊपर से वो सुहानी हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है। आज सुबह नाश्ते की टेबल पर भी आपके बारे में सवाल जवाब कर रही थी। वो तो सर ने उन्हें अच्छे से सुना दिया। नीरू की बातें सुनकर विधि का हाथ रुक गया। वो नीरू का हाथ पकड़कर बोली, नीरू मुझे गार्डन जाना है। देखो न, यहाँ बैठकर मैं बुरी तरह से बोर हो गई हूँ, तुम मुझे गार्डन ले चलो न। उसकी बात सुनकर नीरू बोली, अरे आप बाहर कैसे जाएंगी? आपको तो सर ने बाहर जाने से मना किया है। अब सर आएंगे तब आप उनसे ही पूछ लीजिएगा, फिर वो जो बोले कीजिएगा। विधि समझ गई, नीरू बिल्कुल भी उसे नहीं जाने देगी, उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। वो अपना खाना खत्म करके अच्युत के आने का वेट करने लगी, साथ ही साथ अपना दिमाग भी लगाने लगी। दूसरी तरफ शमा हमेशा की तरह उसी रास्ते पर किसी का इंतजार कर रही थी। आज उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे बाइक से फिरोज आता हुआ दिख गया। शमा ने जल्दी से हाथ देकर उसे रोका तो फिरोज ने उसके नजदीक जाकर बाइक रोक दी और नीचे उतर गया। उसे इस तरह शमा का रोकना कुछ अजीब लगा। शमा ने सलाम किया और उससे उसके चोट के बारे में पूछा तो वो बोला, जी अब ठीक हो गया है। आप बताएं, कोई खास बात थी? जी मुझे आपसे एक मदद चाहिए। फिरोज ने उसकी तरफ देखा और बोला, जी कहे। तो शमा उसकी तरफ एक कागज बढ़ाकर बोली, मेरी एक दोस्त काफी दिनों से लापता है, उसके साथ कोई हादसा हो गया था। अभी कुछ दिन पहले उसका मैसेज आया था कि वो इस जगह पर है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये जगह कौन सी है।
और कहाँ पर हैं? ना मैं शहर से बाहर जाकर पता लगवा सकती हूँ। तो मैंने आपके बारे में सोचा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी पर आप आज दिखे हैं। आप अगर इस जगह का पता लगा सके तो आपका बहुत ही आसान होगा हम पर। फिरोज उसका पता लेकर बोला, जी मैं आपको कल यहीं पर मिलूंगा और मैं इस जगह के बारे में पता भी कर लूंगा। इतना बोलकर वो आगे बढ़ने लगा। शमा भी चली गई। अच्युत जब शाम को आया तो सुधा बाहर गार्डन में बैठी थी और वाबरी के साथ कुछ कर रही थी। अच्युत की गाड़ी को इतनी जल्दी अंदर आते देख उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक तो अच्युत जल्दी आता नहीं था, ऊपर से इतनी जल्दी दोनों ही बात उससे हजम नहीं हो रही थी। अच्युत बिना उसकी तरफ ध्यान दिए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा का दिमाग कुछ खटका पर ज्यादा न सोचकर वो काम करने लगी। अच्युत रूम में आया तो विधि बेड पर बैठी थी। वो एक नजर उस पार डालकर अपने कपड़े उतारकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। विधि उससे कुछ बोलना चाहती थी पर इस वक्त उसकी बेशर्मी देखकर वो उसकी तरफ देख भी नहीं पाए, बोलना तो दूर की बात थी। अच्युत थोड़ी देर बाद बाहर आया और कपड़े चेंज करने लगा। उसने अभी एक शॉर्ट ब्लैक कुर्ता पहन रखा था, नीचे एक ट्राउजर्स, उस पर वो काफी फब रहा था। ऐसे भी विधि को कुर्ता काफी पसंद था। वो उसकी तरफ देख रही थी। अच्युत ने एक नजर उसकी तरफ उठाकर देखा तो वो घबराकर अपनी नजरें फेर लेती हैं। अच्युत धीमे कदमों से उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, क्या मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूं कि तुम मुझे घूर रही थी? विधि हक्की बक्की उसे देखने लगी। किस तरह का सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है ये। पर वो कुछ नहीं बोली। अच्युत धीरे से उसके गालों पर पिंच करके बोला, कोई नहीं, थोड़ा और रात होने दो, फिर तो तुम और अच्छे से मुझे अपने करीब पाओगी। विधि उससे थोड़ी दूर खिसक गई। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और नीरू कमरे में कॉफी लेकर आए। अच्युत विधि से थोड़ा दूर होकर कॉफी की तरफ बढ़ा। वहीं नीरू कॉफी रखकर अच्युत से पूछ रही थी कि वो खाने में क्या खाएगी। इस बीच विधि तेजी से नीचे उतरकर दरवाजे के बाहर झांकने की कोशिश करती है, पर थोड़ी ही देर बाद नीरू गई और दरवाजा फिर से बंद हो गया और विधि की कोशिश बेकार हो गई और वो थोड़ा उदास होकर बेड पर बैठ गई। तभी अच्युत उसके थोड़ा करीब झुका और बोला, क्या बात है, दिमाग में फिर से भागने का प्लान तो नहीं है? विधि चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी और नमे अपना सर हिला देती है। वही अच्युत अपने कॉफी की एक शिप लेकर बोला, सोचना भी मत। विधि उसकी तरफ देखकर सोचती है, अब मैं भागूंगी नहीं, अब तुम खुद ही मुझे भेज दोगे अच्युत सुमानी, और उसके बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम ये जो पाप की लंका बनाए हो उसमें खुद जलकर राख हो जाओगे। अच्युत उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया, मानो वो उसे चैलेंज कर रहा था कि वो कभी भी उसे मात नहीं दे पाएगी, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। पर विधि ने भी अब सोच लिया था कि वो अब अच्युत के चुंगल से निकल कर रहेगी, उसके लिए उसे चाहे जो भी करना पड़े। 38 नजदीकिया। 2-3 दिन गुजर गए थे। अच्युत काम पर जाता और आता, विधि कमरे में ही रहती। इस बीच एक बार भी वो बाहर नहीं निकली। सुहानी अलग अपना दिमाग लगा रही थी कि वो लड़की गई कहाँ जो उस दिन अच्युत के साथ थी। कहीं ना कहीं उसे शक हो गया था कि वो अच्युत के रूम में ही है। पर फिर वो सोचती कि अच्युत तो कभी अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देता, फिर उस लड़की में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो वो उसके साथ रह रही है। उसने इस बारे में सुधा से भी बात की। शुरू में सुधा इनकार कर देती थी, पर फिर उसने नीरू पर नजर रखना शुरू किया और बोली कि नीरू खाना किसके लिए ले जाती है। आखिरकार सुधा को भी शक हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो भी अब सोचने लगी कि अच्युत ने किसको कैद रखा है और क्यों रखा है। विधि आज दोपहर को सोचकर बैठी थी, आज किसी तरह से वो बाहर जाएंगी। आज जब अच्युत के आने का टाइम हुआ तो वो गेट के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। गेट जैसे ही ओपन हुआ वो झटके से निकल गई। अच्युत ने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया और दरवाजा लॉक करके नहाने चला गया। अब तो विधि आजाद थी और एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी। चूंकि रात काफी हो चुकी थी इसलिए अंधेरा था। वो अपने हाथ से अंदाज लेकर आगे बढ़ रही थी और अचानक किसी से बहुत जोर से टकराए। सुधा चिल्लाते हुए बोली, हाय राम, मर गई। कौन है जो अंधेरे में भटकी आत्मा बना हुआ है? विधि शौक सी मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। सुधा जी उठकर अब उसको देखती तभी उसे अपनी कलाई पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई और अगले ही पल वो आदमी उसके मुंह पर हाथ रखकर तेजी से खींचता हुआ ले गया। विधि समझ चुकी थी कि एक बार फिर उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। इधर सुधा जी लाइट जलाए और उनकी आवाज सुनकर बाकी के लोग भी जमा हो गए थे। सुहानी उनकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ था आपको, आप चीखी क्यों? अरे कोई अंधेरे में हमसे टकराया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो अच्युत के रूम की तरफ देखते हुए बोल रही थी। विवान उन्हें समझाते हुए बोला, अरे माँ, खंभा होगा। अरे आप भी ना अंधेरे में क्यों चलती हैं? ये नहीं कि लाइट जला ले। फिर बोला होगा कोई सर्वेंट, अब चलो सो जाओ। श्रीधर जी भी बोले, सुधा चलिए, कोई नहीं था। आपको भी ना आदत हो गई है हर बात पर रिएक्ट करने की, सबकी नींद खराब हो गई। अब चलिए। एक एक करके सब लोग चले गए।
पर सुधा का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने सोच लिया कि अब वो उस लड़की को सबके सामने लाकर रहेगी और श्रीधर जी जो अच्युत को कभी कुछ नहीं बोलते, इस बार वो उनकी नजरों में उसे गिरा देगी। उसने मन ही मन प्लान सोच लिया था। वहीं दूसरी तरफ अच्युत विधि की पकड़ कर लाया और बेड पर पटक दिया। विधि हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करती है तो अच्युत ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ब्लॉक कर दिया। विधि अब बेबस सी बेड पर पड़ी थी। वो उसके चेहरे से खुद का चेहरा जोड़ते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, तुम नहीं सुधरेगी, इतनी जिद्दी, खुद को तकलीफ पहुंचाकर तुम्हें कितना अच्छा लगता है। विधि उससे छूटने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर विधि की ताकत उसके सामने अभी भी बहुत कम थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक आई थी, पर वो अब भी कोशिश कर रही थी। वही अच्युत उसके चेहरे को देखकर बोला, तुम्हारी हर कोशिश मेरे सामने बेकार है। तुम जब भी कोशिश करोगी खुद की मुश्किल बढ़ाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मान लो कि तुम अब यही रहोगी पूरी जिंदगी। उसकी आखिरी लाइन सुनकर विधि का शरीर ठंडा पड़ गया। वो अच्युत को देखने लगी, क्या सच में उसे पूरी जिंदगी इस आदमी की कैद में इस तरह से रहना होगा? ये तो मौत से बदतर जिंदगी है, कैसे जिएगी इसके साथ? विधि धीरे से बोली, नहीं ये कभी नहीं होगा, मैं जरूर निकलूंगी यहाँ से हर हाल में। उसकी बात सुनकर अच्युत की पकड़ उस पर और कस गई। वो उसके चेहरे को बुरी तरह से दबाते हुए बोला, कभी नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी में मैं तब तक रहूंगा जब तक हम दोनों में से किसी एक की मौत नहीं हो जाती। और उसके कुर्ती को हल्का सा नीचे खींचता है। अच्युत का लिखा नाम उसके सीने पर वैसे ही था, हल्का पिंक सा। वो मुस्कुरा कर उसे देखते हुए चूम लेता है। विधि ये देखकर अंदर से सिहर गई। वो आखिरी बार कोशिश करती है कि किसी तरह से उसे धक्का देकर उठ जाए, पर कहाँ अच्युत और कहाँ वो। अच्युत वैसे ही उसके ऊपर अपनी मनमानी चलाता रहा और अंत में थककर विधि ने भी हार मान ली और खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। अच्युत काफी रात तक उसे परेशान करता रहा, जब तक उसका दिल नहीं भरा। फिर वो उसको अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह विधि बिना कपड़ों के उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। चादर हल्का सा खिसक गया था जिससे उसकी पीठ खुली थी और अच्युत ने उसे खुद के सीने में बुरी तरह से भींच रखा था। अच्युत ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर अपने सीने से लगी विधि पर गई, जो अभी बेखौफ उसकी बाहों में सोई थी। उसके बाल उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। आधा चेहरा तो पहले से ही ढका था, अब और भी ढक गया। अच्युत ने अपनी उंगलियों से उसके बालों को एक साइड किया और हल्के से उसके चेहरे को सहलाने लगा। रात की थकान अभी भी उसके चेहरे पर दिख रहा था। अच्युत एकटक से उसे देखता रहा। उसके चेहरे की मासूमियत उसे काफी अट्रैक्ट कर रही थी। वो हल्के से उसके गालों को चूम लेता है और फिर से उसे उठाकर अपने ऊपर कर लेता है। विधि उसके सीने पर सोती रही और अच्युत भी उसे सीने से लगाए कुछ सोचता रहा। उसे आदत सी होने लगी थी विधि की। भले ही उसने विधि को तड़पने के लिए अपने मकसद के लिए लाया था, पर अब कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ता जा रहा था। जाने क्या था, पर विधि कुछ तो असर कर रही थी। थोड़ी देर के बाद विधि की आंखें खुली और वो खुद को अच्युत के सीने पर पाकर जल्दी से उठने लगी। पर फिर उसे अपनी बॉडी को देखकर पता चला कि वो बिना कपड़ों के हैं और वो थोड़ी नर्वस हो गई। अच्युत तब तक उसे कमर से थाम चुका था। वो विधि की आंखों में झांक कर उसके बालों को साइड करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सिकू। अब विधि चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। ये आदमी उससे फिर से अपने दिए निकनेम से बुला रहा था और उससे भी बड़ी बात गुड मॉर्निंग। आज तो जरूर कुछ गड़बड़ है, वो सोचने लगी। फिर उसे लगा कि वो शायद सपना देख रही हो। उसने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई तो अच्युत समझ गया। वो उसके सीने पर हल्का सा बाइट करके उसे अपने नीचे करते हुए बोला, इट्स नॉट ड्रीम सिकू। अब तो विधि और हैरान थी। उसे तो अच्युत के बिहेवियर से डर लगने लगा था। हमेशा गुस्से में फटने वाला इंसान आज कैसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। अच्युत उसे खुद को घूरता देखकर बोला, ऐसे घूरोगी तो मैं फिर नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, इसलिए खुद को रेस्ट देना चाहती ही तो मुझे घूरना बंद करो। विधि जल्दी से अपने पलकें नीची कर लेती है। अच्युत उसकी झुकी हुई पलकों पर किस करके उठ गया और उसके ऊपर चादर डालते हुए बोला, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, सो जाओ। और उठकर उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगा। उसे देखकर विधि ने झट से आंखें बंद की। अच्युत उसे ऐसा करते देख अपनी तरफ देखा और मुस्करा दिया। वो अभी बिना कपड़ों के था, इसीलिए विधि ने ऐसे रिएक्ट किया। उसे कवर कर अच्युत साइड से टॉवल लेकर अपनी कमर में लपेटकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। विधि उसके जाने की आवाज सुन एक गहरी सांस लेकर फिर से आंखें बंद कर लेती है। 39 विधि का सबके सामने आना। विधि की नींद खुली तो अच्युत जा चुका था। वो आंखें मलते हुए उठी। उसके बॉडी में एक जानी पहचानी दर्द की लहर दौड़ गई और उसके साथ ही उसे अच्युत याद आ गया। उसका मन फिर थोड़ा कड़वा हो गया। जिंदगी एक पल में कैसे बदल जाती है। कहाँ वो शादी कर रही थी, विजय के साथ अपनी जिंदगी के सपने देख रही थी, और आज कहाँ आ गई है। इस जगह तो उसे सांस लेने के लिए भी अच्युत की परमिशन लेने की जरूरत थी। वो फिर से उदास हो गई, पर आज अच्युत का बिहेवियर काफी अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है।
क्या वो बदल रहा है? पर नहीं, वो इंसान क्यों बदलेगा? वो तो एक दरिंदा है जिसने विधि के सामने ही उसके पति को जान से मार दिया था। अब वो क्या अच्छा बनेगा और क्या बदलेगा? विधि के सामने एक बार फिर से पूरी रील चल गई। क्या हो गई थी उसकी जिंदगी? उस आदमी के बिस्तर की रौनक बनकर रह गई थी। वो बेड से उठकर शॉवर लेने चली गई। मन तो आज फिर उदास हो ही गया था। वो नहाकर बाहर निकली तो नीरू नाश्ते के साथ खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसके लिए नाश्ता लगा रही थी। मन तो नहीं था उसका खाने का, नहीं हो रहा था, पर आज वो नीरू को उस दिन की तरह उदास नहीं करना चाहती थी। उसने बुझे मन से नाश्ता किया और फिर से जाकर बालकनी के पास बैठ गई। विधि आज फिर से उस अलमारी के पास गई। आज उसका लॉक खुला था। वो उसे खोलकर देखने लगी। एक छोटा सा लॉक और था। विधि ने उस पर ध्यान न देकर एक बुक उठाए और पढ़ने लगी। करीब 2-3 घंटे गुजरे तो विधि को फिर से नींद आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त नींद क्यों आ रही थी। उसने जैसे तैसे बुक को वापस रखा और अलमीरा बंद कार के बेड की तरफ आए, पर वो जब तक आती नीचे ही गिर गई। करीब आधे घंटे बाद विधि की खांसी होने लगी। उसने आंखें खोलकर देखा तो आसपास धुआं फैला हुआ था। उसका सर बुरी तरह से भारी हो रहा था और साथ में उसे चक्कर भी आ रहे थे। धुआं देखकर वो घबरा भी गई। उस धुएं से लगातार उसकी खांसी बढ़ रही थी। विधि उठने की कोशिश कर रही थी पर बार बार गिर जा रही थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घबराते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है पर दरवाजा तो बाहर से बंद था। वो अब दरवाजा के पास जाकर नॉक करने लगी। थोड़ी देर नॉक करने के बाद उसे फिर से चक्कर आने लगी। वो अब बुरी तरह खांस और चिल्ला रही थी पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटती रही। अचानक से उसे लगा कि जैसे उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो और वो वही दरवाजे पर गिर गई। फिरोज के कहे मुताबिक शमा उसका इंतजार कर रही थी पर उसका कुछ आता पता नहीं था। वो जब हार कर जाने लगी तो उसे फिरोज की बाइक दिखी। वो थोड़ा जल्दी में ही आ रहा था। उसे देखकर अपनी बाइक रोकते हुए बोला, सॉरी, वो अब्बू ने कुछ काम बोल दिया था तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, बट अब मैं आ गया हूँ। शमा थोड़ा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। फिर वो उससे सवाल करने लगी कि क्या पता चला उस जगह के बारे में। फिरोज उसकी तरफ वो पर्ची बढ़ाते हुए बोला, जहां तक मैं पता लगवा पाया हूँ ये जगह दिल्ली की है, रोहिणी के आसपास। पर वो तो बहुत बड़ा है और इससे ज्यादा मैं पता नहीं लगवा पाया, क्योंकि ये जगह जो दिख रही है सिर्फ इतना ही बता रही है। वैसे तो लोकेशन में एग्जैक्ट लोकेशन दिखता है पर इस मामले में मैं भी कंफ्यूज हूँ। लगता है किसी ने जानबूझकर इस जगह की लोकेशन को छुपाया है। हो सकता है आपकी दोस्त इसी जगह पर हो, पर मैं ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता। ये भी हो सकता है कि कोई जानबूझकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हो। पर अगर आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दे तो मैं वहां जाकर पता लगाने की कोशिश करूंगा। शमा थोड़ा सोच में पड़ गई। फिरोज उसके चेहरे को देखकर बोला, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आपकी फ्रेंड लापता है और ऐसे में आप जल्द से जल्द उनके बारे में पता लगाना चाहती हैं। पर थोड़ा वक्त तो लगेगा, आप भरोसा रखिए, आपकी फ्रेंड बेहतर होंगी। शमा उससे विदा लेकर आगे बढ़ गई। इधर नीरू को लगा कि अच्युत के कमरे से धुएं की स्मेल आ रही है। उसने जब देखा तो खिड़की के पास से उसे धुएं जैसी चीज निकलती हुई दिखाई दी। वो समझ गई कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए गई, पर ये क्या, उस रूम की कीज तो गायब हो गई थी। अब तो नीरू की हालत खराब हो गई। उसे उसी वक्त लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत अच्युत को कॉल लगाया और उसे जल्दी से बोली, सर बहुत इमरजेंसी है, मैम के रूम से कुछ धुएं जैसा निकल रहा है और रूम की कीज भी गायब है। सर मुझे तो कुछ गलत लग रहा है, आप जल्दी आ जाए। अच्युत का भी दिमाग ठनका कि मेरे रूम से धुआं। वो जल्दी से बाहर निकला और घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। उसे इस वक्त जल्द से जल्द घर पहुंचना था। धुआं अब धीरे धीरे सारे बाहर भी निकलने लगा था और घर के बाकी लोग भी उसके रूम के बाहर जमा हो गए थे। सुधा अब चिल्ला रही थी, अरे कोई दरवाजा खोलो, उसका कमरा धुएं से भर गया है। अरे इसने तो ये बात रख रखी है कि कोई उसके कमरे में ना आए, पर इस वक्त तो उसके रूम में जाना ही पड़ेगा। अरे दरवाजा खोलो कोई उसका। वो बोली तो नीरू थोड़ा घबराते हुए बोली, वो मैम इस रूम की कीज गुम हो गई है, मैंने सर को कॉल कर दिया है। उसका बोलना कि वो गुस्साते हुए उससे बोली, कैसे खो दिया तुमने कीज, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, आने दो उसे, तुम्हें निकलवाती हूँ। नीरू चुपचाप सर झुकाए सुन रही थी। श्रीधर जी ने उसे शांत किया और तभी अच्युत आया। वो बहुत जल्दी में था, शायद कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया था। वो जल्दी से आया और अपनी फिंगरप्रिंट लगाकर खोला। एक तेज गंध उसके नथुने से टकराए। सब एक पल के लिए खांसने लगे। अच्युत अपने मुंह पर रुमाल रख अंदर गया। विधि नीचे पड़ी थी। उसे नीचे से जल्दी से उठता है उसके होश हवास गुम थे। वो लगभग चिल्लाते हुए विधि को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो जल्दी से उसे उठाकर बाहर की तरफ भागा। सब लोग चौंक गए, खासकर श्रीधर जी। वही सुधा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई।
सुहानी तो हैरान थी, उसका दिल एक बार जल उठा। चफौटी, शादी कर ले। अच्युत जल्दी से विधि को बाहर ले जाकर सोफे के ऊपर लिटा दिया। तब तक उसके रूम को चेक करने कुछ लोग आगे बढ़े पर अच्युत ने उन्हें रोक दिया। वो किसी की भी अपने रूम में जाने की इजाजत नहीं देता था। उसने विधि पर ध्यान टिकाया, वो अभी भी होश में नहीं थी। अच्युत ने एक सर्वेंट की तरफ देखा और गुस्से में बोला, देख क्या रहे हो, डॉक्टर को कॉल करो। नीरू थोड़ा डरते हुए बोली, सर कर दिया है मैंने, वो बस आते ही होंगे। इस बीच अच्युत जाने कितनी बार विधि के चेहरे को सहला रहा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। घर के बाकी के लोग हैरान थे, सुधा जी भी कुछ सोच रही थी। वही सुहानी और विवान सोच रहे थे कि अच्युत ने तो इसे अपनी मेड बताया था, तो वो फिर इस रूम में क्या कर रही थी, वो भी अच्युत के साथ। दरवाजा बाहर से लॉक था, तो क्या इसका मतलब अच्युत उसे लॉक करके अपने रूम में रखता था। सब अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे, पर अभी तो सबके सवाल सवाल ही थे, जब तक श्रीधर जी कुछ पूछे नहीं, क्योंकि अच्युत से पूछ भी वही सकते थे और वो जवाब भी उन्हीं को दे सकता था। पर श्रीधर जी तो एकदम शांत खड़े थे। डॉक्टर के आने से पहले ही विधि ने खसते हुए अपनी आंखें खोल दी। अच्युत उसे होश में आया देख थोड़ा रिलैक्स हुआ। वो उसे सहारा देकर सोफे से टिका देता है। वही विधि चारों तरफ नजरें घुमा कर देखने लगी कि ये लोग कौन हैं। बाकी सबको तो वो जानती ही थी, बस श्रीधर जी और सुधा उसके लिए नए थे। वो समझ गई कि वो अच्युत के ताए और बड़े पापा हैं। अच्युत उसके सर पर हाथ लगाकर बोला, तुम ठीक हो। विधि धीरे से हाँ में सर हिला दी। अच्युत एक बार उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोला, तुम कॉल नहीं कर सकती थी, कुछ हो जाता अभी तो। विधि भी नाराजगी से उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि कॉल कैसे करती, कौन सा फोन दे रखा है आपने। पर वो कुछ बोली नहीं। तब तक डॉक्टर भी आ गए। उसने विधि को चेक किया और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, नाउ शी इज फाइन, और कुछ हिदायत देकर चले गए। अब सोफे पर विधि बैठी थी और सब उसे अजूबे की तरह घूर रहे थे। और सबसे सोचने की बात तो ये थी कि उसने अभी अच्युत की शर्ट पहन रखी थी। अब ऐसे में कोई अच्छा सोचने से तो रहा। सुहानी का तो दिल मानो निकल कर बाहर ही आ गया था। उसकी रही सही उम्मीद भी जाती हुई महसूस हुई, पर फिलहाल तो वो बस अच्युत के जवाब का वेट कर रही थी। सुधा जी बोली, हाय राम, कैसा जमाना आ गया है, घर में अब लड़कियों को लाने लगा। अरे मैं क्या बोलूं, इस घर में भी दो दो जवान लड़की हैं, जाने क्या असर पड़ेगा इन सब पर। मेरी तो मती मारी गई थी जो बावरी को साथ ले आई कि शहर के ढंग सीख जाएंगी। पर न, छी छी, शहर के लड़कियों के ऐसे ढंग, इससे अच्छा तो गांव में ही रहती। उसकी बात सुनकर विधि के हाथ रुक गए। वो अभी अच्युत के कहने पर जूस पी रही थी। उसे रुका देखकर अच्युत उसे घूरने लगा, पर विधि अपनी नम आंखों से जूस को घूरती रही। वो सीधा विधि के चरित्र पर उंगली उठा रही थी बिना पूरी बात जाने। विधि को आज एहसास हो गया था कि लड़कियां चाहे गलत हो या सही, हमेशा उसे गलत मान लिया जाता है। कुछ लोग तो पूरी बात जानने तक की जहमत नहीं उठाते हैं। अच्युत सख्ती से उसे घूर रहा था। वो फिर थोड़ा गुस्से में पर शांत आवाज में बोला, पियो। इस बार विधि की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी बात को इग्नोर करे। उसने वो ग्लास उठाया और पीने लगी। जूस खत्म करने के बाद विधि टेबल पर ग्लास रख देती है। अच्युत ने विधि को उठाया और वापस से अपने दूसरे रूम में ले जाने लगा। उसकी ये बेशर्मी देखकर विधि तो शर्म के मारे गल गई और श्रीधर जी भी दूसरी तरफ मुड़ गए। वही सुहानी और सुधा आंखें फाड़कर उसे देख रहे थे और वावरी ने तो जैसे कोई अजूबा ही देख लिया था। उसका तो मुंह ही खुल गया। अच्युत अभी कमरे की तरफ जाता कि श्रीधर जी बोले, आप जरा हमारे कमरे में आइएगा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अच्युत कुछ पल रुका, फिर वो विधि को लेकर आगे बढ़ गया। वही विधि का तो मन कर रहा था कि धरती अभी फटे और वो उसमें समा जाए। पर उसके सामने अच्युत था जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप की ही सुनता था। वो ले जाकर विधि को बेड पर लिटा देता है और फिर रूम में इधर उधर देखने लगा। कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा हुआ कैसे। अब उसका दिमाग इसी में गुम था। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो हल्का सा मुस्कुराकर विधि की तरफ बढ़ा। उसके ठीक पास में बैठकर वो बोला, एक बात बताओ, कहीं तुम खुद ही तो ये सब नहीं कर रही हो ताकि तुम इस रूम से बाहर निकल जाओ और बाकी लोगों की नजर में आओ, ताकि किसी को अपनी कहानी सुनाकर उनसे सिंपैथी ले सको या फिर भाग सको या कुछ भी। उसके बोलने का तरीका थोड़ा वियर्ड था। विधि उसकी तरफ देखने लगी। उसे उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो सोच रही थी कि इस पागल के साथ बहस में सर फोड़ने से अच्छा है मैं कुछ बोलूं ही ना, इसको जो भी सोचना है सोचे। वो मुंह घुमाकर बैठ गई। अच्युत की मुठिया कस गई। वो उसका चेहरा अपने हाथों में कसकर घूमता हुआ बोला, कितनी बार बोला है मैंने कि तुम मेरी किसी भी बात को इग्नोर मत किया करो, पर तुमने तो कसम खा रखी है अपनी मर्जी चलानी है। विधि अपना चेहरा उसके हाथ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अच्युत ने तो कसम खा रखा था कि वो उसे टॉर्चर करता रहेगा जब तक उसका दिल न भर जाए। वो उसे परेशान करके उठा और फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। विधि अपने चेहरे को सहलाने लगी।
श्रीधर जी अपने रूम में बैठे सामने की दीवार पर कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबे हैं। वो थोड़ी देर ऊपर की तरफ देखते रहे, फिर अचानक से बोले, अंदर आ जाओ। अच्युत अंदर आ गया और उनके ठीक पीछे खड़ा होकर बोला, कहिए क्या बात करनी थी आपको। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो लड़की कौन है और आपने उन्हें यहाँ क्यों लाया है। अच्युत थोड़ा गहरे आवाज में बोला, वो मेरा काम है और मैंने कुछ सोचकर उसे यहाँ लाया है। उसे यहाँ रखना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे। वो आगे कुछ बोलता उसके पहले वो बोले, और काम हो जाने के बाद उस लड़की का क्या करेंगे आप। इस सवाल पर अच्युत रुक गया। एक पल को तो वो ये सोच ही नहीं पा रहा था। उसका जो भी मकसद था विधि को यहाँ लाने का, वो अगर पूरा हो गया, उसके बाद विधि का क्या होगा। क्या वो उसे छोड़ देगा। ये सोचकर ही उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे चुप देखकर श्रीधर जी बोले, हम चाहते हैं आप उनसे शादी कर लीजिए। अब ये तो अच्युत के लिए और भी चौंकने वाली बात थी। वो एकदम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप ऐसे अचानक से मुझे किसी से भी शादी करने कैसे बोल सकते हैं। आपको तो उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर आप मुझे ऐसा करने ले लिए कैसे बोल सकते हैं। अच्युत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे अचानक से श्रीधर जी उसके सामने ये बात रख देंगे। श्रीधर जी उसकी तरफ पलटकर बोले, देखिए, आज तक हमने कभी आपके काम में दखलंदाजी नहीं की। आपको आपका काम अपने तरीके से करने दिया, जबकि हम आपके तरीके को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका लहजा थोड़ा सख्त था और मतलब भी अच्युत बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो थोड़ा रुककर बोले, हम आपसे पहली और आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो बाहर चले गए। क्यों किया श्रीधर जी ने ये फैसला, क्या होगा आगे, क्या मानेगा अच्युत उनका फैसला, और क्या मकसद है उसका विधि को यहाँ रखने का। जानने के लिए पढ़ते रहे हमारी स्टोरी लव एडिक्शन।